अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? अभी खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? यस सर। गुड। तो डॉक्टर साहब से मैंने डिस्कस किया है, वो तो आपको कोई अपना फॉर्म मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो पढ़ा रहे हैं शायद। कल उन्होंने स्टार्ट कराया था, लेकिन एक टॉपिक जो है हमारा फार्मिंग सिस्टम्स के हवाले से भी है कि फार्मिंग सिस्टम का भी आप लोगों को कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स का आपका जो टाइटल है फार्मिंग सिस्टम एंड फार्म रिकॉर्ड्स है। फार्मिंग सिस्टम का है कंसेप्ट आप लोगों को कोई? यस सर। जी। जी फार्मिंग सिस्टम के अंदर ये लाइव स्टॉक वगैरह, पोल्ट्री वगैरह, फिशरीज वगैरह, और हम लोग फार्म्स वगैरह ये सब कुछ मैनेज कर लेते हैं और उनका रिकॉर्ड वगैरह। थोड़ा सा ऊंचा बोले, माइक अपने करीब कर लें, आवाज नहीं सही आ रही। मैंने जैसे लाइव स्टॉक की फार्मिंग है, जिस तरह खास तौर पे हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, फिशरीज फार्मिंग है, इसी तरह एग्रीकल्चर की फार्मिंग है सर जी। इन सब को हम लोग डाटा वगैरह एनालाइज करेंगे, बनाएंगे सारा। बेटा मैं फार्मिंग सिस्टम का पूछा है आपसे। चलें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको फार्मिंग का पता होना चाहिए, व्हाट इज फार्मिंग या फार्म जो है वो क्या है। ए फार्म इज अ पीस ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स, लाइव स्टॉक आर बोथ आर रेज्ड। एक्चुअली थोड़ा सा आप लोगों को क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम का कंसेप्ट होना चाहिए। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? जिसमें आप होली सोली क्रॉप्स को डील करते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी कॉटन वीट क्रॉपिंग सिस्टम है, राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम है, मेज वीट क्रॉपिंग सिस्टम है, मिसलिनियस क्रॉपिंग सिस्टम है, पल्सेस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है। तो इसमें हम क्रॉप्स की बात करते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम, जब फार्मिंग सिस्टम की आप बात करते हैं तो उसमें क्रॉप्स के अलावा बाकी जो इंटरप्राइजेज हैं, स्पेशली लाइफ स्टॉक है आपका, पोल्ट्री हो सकती है, फिशरीज हो सकती है, आर्चर्ड्स हो सकते हैं, मैनी मोर इंटरप्राइजेस जो अलाइड हैं, जो इंटीग्रेटेड हैं क्रॉप्स के साथ, उसकी जब हम बात करते हैं तो आप फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। तो फार्मिंग भी जो है, अ फार्म इज अ पीस ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक आर मैनी मोर भी यहाँ पे हो सकता है, जहाँ तो लिखा है यार बोथ आर रेज्ड। फार्मिंग इज द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ फार्म which includes all the operations farmers do to raise crops or livestock। तो फार्म तो ये है कि एक पीस ऑफ लैंड है जिस पे आपने क्रॉप्स भी ग्रो करनी है, लाइव स्टॉक, डेयरी, पोल्ट्री, ईटीसी जो आप रेज करेंगे, तो वो आपका एक फार्म है, जो पीस ऑफ लैंड है जिस पे आप ये काम कर रहे हैं। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग को जनरली जो है लोग जो है वो एज ए बिजनेस नहीं लेते, लेकिन जो न्यू कंसेप्ट है, न्यू ट्रेंड है, तो फार्मिंग इज अ बिजनेस। Farming is the business of operating a farm which includes all the operations, के सारे ऑपरेशंस, चाहे आप क्रॉप्स में देखें सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, फिर इवन उसकी सीड की आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, सीड प्रिजर्व करना है, या लाइव स्टॉक में आपने एनिमल्स के फर्दर ग्रो करना है, फिर अगर डेयरी आपने डेयरी सेक्टर है तो उसकी मिल्क, उसकी इवन जो ब्रीड्स की सिलेक्शन, और फिर उसकी ब्रीडिंग एनिमल्स की, फिर लाइफ स्टॉक का जो एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट है, उसको आपने कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी ऑपरेशंस आप जो फार्म पे करेंगे, तो उसको आप फार्मिंग कहेंगे। सिस्टम क्या है? अ सिस्टम इज एन एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो कोई एस्टेब्लिश वे, कोई एक फॉर्मल वे, एक तरीक़ाकार, एक प्रोसीजर, सेट प्रोटोकॉल्स के अंदर जो होता है, उसकी जब हम बात करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि सिस्टम है। ऐसे हैphazard नहीं, ठीक है, हैphazard नहीं होता सिस्टम।
में, बल्कि सिस्टमेटिक होती हैं चीजें अंडर द प्रोटोकॉल्स, अंडर द सेट प्रोसीजर्स या रूल्स। से फॉर एग्जांपल आपने अगर जो है लैंड प्रिपरेशन करनी है क्रॉप्स के लिए, तो कैसे करनी है? आपको सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप डीप प्लोइंग करेंगे, फिर कल्टीवेशंस करेंगे, प्लैंकिंग करेंगे, सीबेड प्रिपरेशन करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी क्रॉप है, उसके लिए कौन सा रिकमेंडेड प्लांटिंग मेथड है, उसके हिसाब से आप जमीन तैयार करेंगे। कौन सी क्रॉप्स है, डीप रूटेड है, शैलो रूटेड है, उसके हिसाब से डेफिनेटली अगर डीप रूटेड है तो डीप फ्लोइंग की आपको जरूरत पड़ेगी। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, कि जब सिस्टम की आप बात करते हैं तो अ सिस्टम इज एन एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि आप एस्टेब्लिश्ड वे में चीज़ों को करते हैं, ये नहीं कि हैपहैज़र्ड नहीं करते कि जैसे मर्जी आप कर लें। अ सिस्टम इज defined as set of elements or components that are interrelated or interacting among themselves। तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस सेट ऑफ एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स है, जो कि जो कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड या इंटर लिंक्ड होते हैं। ये नहीं है कि एक चीज तो जो है ना वो एक एलिमेंट है तो दूसरे का उससे कोई रब्त नहीं है, ऐसा नहीं है, रब्त होता है। जैसे मैंने कहा आपको कि आप अगर डीप रूटेड क्रॉप्स लगा रहे हैं तो उसके लिए जो है आप डीप टिलेज करते हैं, इसलिए कि ताकि उसकी रूट पेनिट्रेशन आसान हो। तो इंटरलिंक्ड है दोनों चीजें, क्रॉप्स, डीप रूटेड क्रॉप्स और डीप टिलेज। इस तरह से अगर आपकी शैलो रूटेड है तो आपको डीप टिलेज की जरूरत नहीं है उतनी। इस तरह से इरिगेशन जो है, डिफरेंट क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। फिर कुछ क्रॉप्स के लिए प्लांटिंग मेथड आपको, आप बेड प्लांटिंग पे जाते हैं, रिजेस पे जाते हैं, कुछ आप ड्रिल के जरिए, कुछ ब्रॉडकास्ट के जरिए। तो ये जो है किसी सिस्टम के तहत आप करते हैं, और सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड या इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अब आपको फार्म का भी पता चल गया है, फार्मिंग का भी पता चल गया, और फार्मिंग और सिस्टम का भी पता चल गया। तो अब आपके लिए आसान होगा कि व्हाट इज फार्मिंग सिस्टम। ए फार्मिंग सिस्टम इज एन established way of operating a piece of land सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी दरमियान में। A farming system is an established way of operating a piece of land for raising of crops, livestock or both। तो फार्मिंग सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम की हमने बात की वही कि सिस्टमेटिक वे में। तो सिस्टमेटिक वे में जब आप चीज़ों को करेंगे या एस्टेब्लिश वे में करेंगे, ऑपरेट करेंगे किसी भी पीस ऑफ लैंड को यानी फार्म को, टू रेज क्रॉप्स, लाइवस्टॉक और बोथ। It involves everything done on the farm or outside of the farm। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि ना सिर्फ आप बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑन फार्म मैनेजमेंट की, कि फार्म के ऊपर फर्ज करें आपकी जो है आप लैंड प्रिपरेशन करते हैं, आप जो है क्रॉप रेजिंग के लिए जो है वो अपनी इरिगेशन की मैनेजमेंट फार्म पे करते हैं, बल्कि आउट ऑफ द फार्म आप रिसोर्सेज मैनेज करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने कहीं से जो है फार्म यार्ड मैन्योर जो है अप्लाई करना अपने फार्म पे, तो कहीं से वो लेके आएंगे। कमर्शियल फर्टिलाइजर आपने डीएपी, यूरिया, एसओपी वगैरह वगैरह करनी है तो उसकी भी आप मैनेजमेंट करेंगे। फिर सीड कहीं से आपने जो है किसी इदारे से लेके आना है तो उसकी मैनेजमेंट भी होगी डेफिनेटली। या आपने कोई लाइव स्टॉक में कोई ब्रीड
किसी और फार्म से लेके आ रहे हैं या कोई इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी डेफिनेटली आपकी आएगी कि आउट ऑफ द फार्म जो है आप मैनेज कर रहे हैं। विच इज रिलेटेड टू फार्म ऑपरेशंस। लेकिन बात वही है कि आप जो भी एक्ट करेंगे, जो भी प्रोसेसेस, जो भी ऑपरेशन करेंगे फार्म पे या आउटसाइड द फार्म, लेकिन वो लिंक होंगे या रिलेट करेंगे आपके फार्म ऑपरेशंस के साथ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, फार्म यार्ड मैन्योर आपने लेना है, कमर्शियल फर्टिलाइजर या सीड, तो डेफिनेटली आप अपने फार्म के ऑपरेशंस के लिए वो चीज़ें भी मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपको आउटसाइड द फार्म जाके वो मैनेज करनी पड़ रही हैं। तो मुख्तसरन ब्रीफली अगर हम बात करें तो फार्मिंग सिस्टम जो है वो सिस्टमेटिक या एस्टेब्लिश वे में जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं किसी भी पीस ऑफ लैंड पे, किसी भी फार्म पे, टू रेज द क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री ईटीसी, तो उसको आप फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। जी, ये कंसेप्ट क्लियर है आप सबको फार्मिंग सिस्टम का? इसमें कोई इशू तो नहीं? नो सर। क्लास चल रही है, क्लास के बाद। अच्छा, नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग एंड टाइप ऑफ फार्मिंग। इसमें आपको जो है कंसेप्ट होना जरूरी है। जब हम सिस्टम ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं उसमें यह है कि द कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ए गिवन फार्म, किसी भी फार्म पे जो प्रोडक्ट्स का कम्बिनेशन है, एंड द मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस which are being followed या which are followed in the production of these products is known as system of farming on of that particular farm or on that particular farm। कि किसी भी पर्टिकुलर फार्म पे जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप क्रॉप में कॉटन कर रहे हैं, वीट कर रहे हैं, और साथ में कोई आप जो है पोल्ट्री रेजिंग आप कर रहे हैं अपने फार्म पे,
उसके लिए जो आप मेथड्स यूज कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप कॉटन के लिए बेड प्लांटिंग यूज कर रहे हैं, वीट जो है वो ड्रिल प्लांटिंग के जरिए यूज कर रहे हैं, और उसमें एक आप पूरे सिस्टम को लेके चल रहे हैं। फिर साथ में जो है पोल्ट्री आपने रेज की हुई है, तो वीट के रेजिड्यूज या कुछ वीट जो है वो आप पोल्ट्री के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट्स और जो प्रोसीजर्स या मेथड्स आप अडॉप्ट कर रहे हैं किसी भी पार्टिकुलर फार्म पे, तो उसको आप सिस्टम ऑफ फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं, अगर आप कुछ फार्म्स, एक से ज्यादा फार्म की जब आप बात करें, व्हेन फार्म्स इन अ ग्रुप आर क्वाइट सिमिलर इन द काइंड्स एंड प्रोपोर्शंस ऑफ क्रॉप्स, उसमें क्रॉप्स के अलावा वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं आपकी, इस तरह से गार्डनिंग भी हो सकती है, इस तरह से लाइफ स्टॉक भी हो सकता है, एंड दीज आर आल्सो similar in methods and practices followed in their production. That group of farm is described as type of farm. यानी कि अब इस समझने की जरूरत यह है कि जब सिस्टम ऑफ फार्मिंग की हम बात करते हैं तो सिर्फ हम किसी एक पर्टिकुलर फार्म की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर फार्म की हम बात कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है उस पे। लेकिन जो आप प्रोसीजर्स या प्रिंसिपल्स या ऑपरेशंस अडॉप्ट कर रहे हैं या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, और जो आप प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, तो उनको जो है इंटर रिलेटेड होना, इंटर रिलेशन उनका होना, लिंक्ड होना, उसको आप सिस्टम ऑफ फार्मिंग कहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फार्म की, ये याद रखना है। तो जब आप टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं, तो एक से ज्यादा फार्म जो आइडेंटिकल हूँ, अलाइक हूँ, किस चीज में, अपने प्रोडक्ट्स में। से फॉर एग्जांपल जो आप वहाँ पे वेजिटेबल लगा रहे हैं, तो गार्डनिंग कर रहे हैं, तो क्रॉप्स लगा रहे हैं, उसमें प्रोपोर्शन एक जैसा हो। से फॉर एग्जांपल दो आपके पास फार्म है, एक फार्म पे जो है आपके पास 200 एकड़ रकबा है और एक पे 100 एकड़ रकबा है। तो 100 एकड़ वाले में आपके पास 50 एकड़ जो है वेजिटेबल्स हैं, और 200 वाले में तकरीबन 80-90 एकड़ जो है वो वेजिटेबल्स हैं। और इसी तरह से 200 एकड़ वाले में आपने कोई 5000 मुर्गियां रखी हुई हैं, और 1000 वाले 100 एकड़ वाले में जो है आपने कोई 2000-2500 मुर्गियां रखी हुई हैं। इस तरह से आर्चर्ड जो है 200 वाले में आपके पास 20 एकड़ है, और 100 वाले में कोई 12 एकड़ 10 एकड़ है। तो ऑलमोस्ट उनका प्रोपोर्शन सिमिलर है। ठीक है। और क्रॉप्स या आपके पास जो भी इंटरप्राइजेज हैं वो सिमिलर हैं, तो वो फिर टाइप ऑफ फार्मिंग है। लेकिन अगर आपके पास एक फार्म जो है उस पर सिर्फ आप क्रॉप्स लगा रहे हैं, और दूसरा आपका कोई फार्म है जिस पे आप लाइफ स्टॉक या पोल्ट्री कर रहे हैं, क्रॉप्स नहीं है, तो वो फिर आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो टाइप ऑफ फार्मिंग में नहीं आएगा। टाइप ऑफ फार्मिंग में वो आएंगे फार्म जो आपके ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगे, वहां पे जो आप क्रॉप्स या आर्चर्ड या लगा रहे हैं वो तकरीबन मिलते जुलते होंगे, और उनका प्रोपोर्शन भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता होगा, तो उसको आप टाइप ऑफ फार्मिंग कहेंगे। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर है? सिस्टम ऑफ फार्मिंग और टाइप ऑफ फार्मिंग। जी, ये किस चीज से मिलते सिस्टम का जुलते मैंने होंगे? बताया है। जी जी बेटा, आपकी आवाज नहीं। जी, जैसे कुछ आपने कहा पूछना चाह कि रहे ये हैं? फॉर्म्स वगैरह ये मिलते जुलते होंगे, मगर ये सभी आपकी किस आवाज चीज से बहुत स्लो है, थोड़ा सा आप ना अपना मुझे माइक थोड़ी सी करीब करें अपने। आएगी। जी तो जिसके बारे में जी दोबारा पूछिए। रिपीट करते हैं, आखिरी वाले पॉइंट्स के बारे जी में। जी जी, मैं ये कह रहा था कि जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है उसमें किसी एक पर्टिकुलर फार्म की हम बात कर रहे होते हैं, उस पे जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स रेस कर रहे हैं हम, उनकी बात कर रहे होते हैं।
लेकिन जब टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं तो एक से ज़्यादा फार्म की हम बात करते हैं कि जो अलाइक हूँ, आइडेंटिकल हूँ अपने जो इंटरप्राइजेज वहाँ पे हो रही हैं, यानी क्रॉप्स, लाइव स्टॉक वगैरह वगैरह, उनके प्रोपोर्शंस में भी और उन प्रोडक्ट्स में भी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, अगर तो आपके पास दो फार्म है और दोनों पे आप मिक्स कर रहे हैं, लाइव स्टॉक भी है, पोल्ट्री और क्रॉप्स वगैरह, और उनका प्रोपोर्शन भी मिलता जुलता है, तो टाइप ऑफ फार्मिंग होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई दो फार्म है, एक फार्म पे आप सिर्फ लाइव स्टॉक कर रहे हैं और दूसरे पे सिर्फ क्रॉप्स कर रहे हैं, तो वो टाइप ऑफ फार्मिंग में नहीं आएंगे। थैंक यू सर। तो जब हमने फार्मिंग सिस्टम की बात करनी है, उसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने होलिस्टिक अप्रोच जो है, होलिस्टिक अप्रोच का आपको पता है? होलिस्टिक अप्रोच होती है कि आप चीज़ों को ओवरऑल इन कॉम्बिनेशन देख रहे होते हैं। यानी कि अगर फार्मिंग सिस्टम में आपके पास लाइव स्टॉक भी है, पोल्ट्री भी है और क्रॉप्स भी हैं, तो आप उन सबको जो है कंसीडर करते हुए अपने डिसीजन करेंगे। ये नहीं है कि वहाँ क्रॉप्स के डिसीजन सेपरेट, लाइव स्टॉक के और पोल्ट्री के डिसीजन सेपरेट, और उनको सेपरेट वे में आप डील नहीं करेंगे। बल्कि होलिस्टिक अप्रोच का मतलब यही है कि ओवरऑल देखेंगे। फर्ज करें आप उसके इनपुट्स भी देखेंगे, उसकी इनपुट्स की यूज एफिशिएंसी भी देखेंगे, आप देखेंगे एफिशिएंसी भी देखेंगे, फिर को भी स्पेशली आप देखेंगे। ठीक है, उसमें मकसद क्या है कि आपने अपने फार्मिंग सिस्टम के डिसीजंस ऐसे करने हैं कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी बेहतर हो सके, और से फॉर एग्जांपल लाइव स्टॉक का वेस्ट है फार्म यार्ड मेन्योर की शक्ल में, तो वो आपके क्रॉप्स में आप एज ए इनपुट डाल रहे हो, उसमें डेफिनेटली आपकी जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी बेहतर होगी, आपकी कमर्शियल फर्टिलाइजर या इनपुट कास्ट क्रॉप्स के लिए कम होगा। फिर इसी तरह से क्रॉप्स के रेजिड्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं आप लाइव स्टॉक के फीड के तौर पे यूज कर रहे होंगे, कुछ बॉर्डर्स जो है लाइव स्टॉक की फीड के तौर पे यूज कर रहे होंगे, तो उसमें भी डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो रही होगी और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन जो है वो बेहतर हो रही होगी। तो इसका जो है आपने फार्मिंग सिस्टम में इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आप एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ लिंक करके जो है वो चल रहे होते हैं। तो इस तरह अगर हम बात करें 3 डायमेंशन लीड टू अडॉप्शन ऑफ ए फार्मिंग सिस्टम, तो कौन सी वो 3 डायमेंशन हैं जिस की बेस पे आप कोई फार्मिंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर, कि आप जो फार्मर है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डेफिनेटली वो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव तय करेगा तो फार्मिंग सिस्टम अडॉप्ट करेगा। से फॉर एग्जांपल उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैंने अपना जो फार्म है उससे मैक्सिमम आउटपुट लेना है और मेरी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है और थ्रू आउट द ईयर मुझे इनकम मिलती रहे, तो डेफिनेटली इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाएगा। वो कॉस्ट भी लगाएगा,
लाइफ स्टॉक भी रखेगा, पोल्ट्री भी, फिशरीज भी, कोई वेजिटेबल्स भी लगाएगा, कोई जो है अपना साथ में ऑर्चर्ड भी लगाएगा, फ्रूट्स यानी। सेकंड वन इम्पॉर्टेंट इज रिसोर्सेज। उसके पास रिसोर्सेज क्या है? जैसे हमने बात तो कर दी कि ऑब्जेक्टिव्स उसके हैं कि इनकम ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है और थ्रू आउट द ईयर उसको इनकम मिलती रहे। उस तनाजर में क्या उसके पास जो है रिसोर्सेज इस तरह के मौजूद हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो करना तो चाहता है, लेकिन क्या उसके पास इतने पैसे हैं? क्योंकि लाइफ रखना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, अगर लगाना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर क्या उसके पास ज़मीन अच्छी है? फिर क्या गुड क्वालिटी वाटर अवेलेबल है? आर्चर्ड की तरफ जा रहा है इन चीज़ों की तरफ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसोर्सेज में आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी हैं, मैं जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ। थर्ड वन इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट क्या है? अब जैसे हमने बात की कि वो वेजिटेबल लगाना चाहता है, अगर उसका तो शहर से है ही, बिग सिटी से 2 किलोमीटर दूर है फार्म, तो डेफिनेटली वो एक कंस्ट्रेंट है उसके लिए कि वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह की कंस्ट्रेंट हो सकती है। फिर जैसे हमने बात की कि अगर गुड क्वालिटी वाटर नहीं है उसके पास, तो डेफिनेटली ये भी एक कंस्ट्रेंट है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो सर यस सर। जी, तो मैं कह रहा था कि ये भी कंस्ट्रेंट है कि गुड वाटर अगर अवेलेबल नहीं है, पास रिसोर्सेज या किसी ज़मीन अच्छी नहीं है, शहर से बहुत दूर बैठा है, तो ये भी कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो ये तीन जो 3 डायमेंशंस हैं जिसकी बेस पे वो आप करते हो कि कौन सा आपने जो है फॉर्म जो है फार्मर ने फॉर्म सेलेक्ट कर सकता है। तो रिसोर्सेज, अगर मेन रिसोर्सेज की बात करें किसी भी फार्मिंग सिस्टम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लैंड है, वाटर है, मैन्योर है, लेबर है और कैपिटल है। तो लैंड डेफिनेटली अगर उसके पास लैंड होगी तो फार्म होगा। फिर उसकी लैंड किस तरह की है, सॉइल कैसी है, गुड क्वालिटी है, फर्टाइल है, मीडियम है, तो वो डेफिनेटली उसका तय करेगा कि कौन सा उसमें फार्मिंग सिस्टम या क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट हो सकता है। वाटर, वाटर का उसके पास कैनाल वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, ग्राउंड वाटर कैसा है, कितनी डेप्थ पे है, उसकी क्वालिटी क्या है। मेन्योर, यानी कि अगर उसके पास जो है मेन्योर की अवेलेबिलिटी कैसी है या नहीं है। पहले तो ज़्यादा चूंकि इसी पे ही डिपेंडेंट होता था, अब तो कमर्शियल फर्टिलाइजर्स आ गई हैं जिनने मेन्योर को रिप्लेस कर रही है या कर दिया है। लेकिन सस्टेनेबल फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, उसमें डेफिनेटली जो मेन्योर की एक इम्पॉर्टेंस है, और सस्टेनेबल वे में अगर आपने चीज़ों को लेके चलना है तो मेन्योर भी साथ साथ चलाना पड़ता है। फिर लेबर, लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 40-50 साल 30 साल पीछे जाएं तो लेबर बहुत अवेलेबल थी एग्रीकल्चर में, अब लेबर की शार्टेज होती जा रही है। तो क्या वहाँ पे उस फार्म के विसिनिटी में या उस फार्म पे उसको लेबर अवेलेबल होगी कि नहीं होगी डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर उस लेबर की कैपेसिटी क्या होगी, स्किल्ड है नहीं है। फिर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट क्या है उस, क्योंकि हमने शुरू में ही बात की कि उसने एज ए बिजनेस इसको लेके चलना है। तो बिजनेस कोई भी हो, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होता है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट या नहीं होगी तो आप कैसे अपने इनपुट्स प्रोक्योर करेंगे, मशीनरी कैसे लेंगे, लाइफ स्टॉक में अगर गाय भैंसे आपने लेनी है कैसे लेंगे, ट्रैक्टर लेना है वो कैसे लेंगे, इम्प्लीमेंट्स कैसे लेंगे, फर्टिलाइजर कैसे परचेज करेंगे। तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे अगर कैपिटल, सिर्फ आपके पास सिर्फ कैपिटल ही नहीं है, एक रिसोर्स या लैंड नहीं है। तो हर एक रिसोर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। इस तरह से कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकती हैं कि लिमिटेड अगर रिसोर्सेज हैं आपके, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आपके पास मशीनरी है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, जैसे हमने बात की कि मार्केट दूर है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी आपके पास ये लिमिटेशन है, कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके पास।
कि ये आप लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते, यानी ज़मीन इस तरह की है। इस तरह से पब्लिक ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके गिरदोनवा में लोग जो है वो, उनका ओपिनियन क्या है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उनका जो है सोशल सेटअप कैसा है, उनको जो है ना क्या चीज़ें वो पसंद हैं क्या नहीं है। तो वो भी डेफिनेटली, फ़र्ज़ करें आप वेजिटेबल लगाना चाहते हैं और कोई ऐसा एरिया में, मतलब कुछ वेजिटेबल जो है लोग ज़्यादा शौक रखते हैं, उसका ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ के लिए वो जो है वो लोग नहीं खाते उस एरिया के, तो डेफिनेटली ये भी एक पब्लिक ओपिनियन में आ जाएगा। तो ये जो है आज के हवाले से हमारा जो है वो लेक्चर था कि फार्मिंग सिस्टम क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है फार्मिंग का, और फार्म का और सिस्टम का, और फार्मिंग सिस्टम का, फिर फार्मिंग सिस्टम और टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, फिर जो है किसी भी फार्म को जो है आपने अडॉप्ट करना है तो उसके लिए कौन सी 3 डायमेंशंस हैं, उसके बाद जो है रिसोर्सेज फार्म के कौन कौन से हैं, फिर कंस्ट्रेंट्स कौन कौन सी हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो इसमें हम कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं जी क्विकली, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जी। सर फार्मिंग सिस्टम और सिस्टम ऑफ फार्मिंग में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फार्मिंग सिस्टम एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग में, तो फार्मिंग सिस्टम की पहले मैंने बात की कि फार्मिंग सिस्टम ये है कि किसी सिस्टमेटिक वे में, किसी सेट प्रोटोकॉल के थ्रू आप जो ऑपरेशंस हैं फार्म के ऊपर या फार्म के बाहर फॉर रेजिंग क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, ईटीसी, वो करेंगे तो वो आपके फार्मिंग सिस्टम है। तो जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है वो भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन उसमें यही है कि आप देखते हैं जो आपके पास जो आप प्रोडक्ट्स रेज कर रहे हैं और जो उसके लिए ऑपरेशंस कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को रेज करने के लिए, वो इंटरलिंक्ड हों एक दूसरे के साथ, तो वो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है आपका, एक सिस्टम है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है ये मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन सिस्टम ऑफ फार्मिंग और टाइप ऑफ फार्मिंग में डिफरेंस ज़रूर है। वो मैंने बताया कि जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है वो किसी पार्टिकुलर फार्म पे आप बात कर रहे होते हैं, और जो टाइप ऑफ फार्मिंग है वो एक से ज़्यादा फार्म अगर आइडेंटिकल हो अपने प्रोडक्ट्स में, और जो ऑपरेशंस या उन प्रोडक्ट्स की जो प्रोपोर्शन है उस वाले से, तो फिर आप टाइप ऑफ फार्मिंग करते हैं जी। नेक्स्ट जी का कुछ जी, एनीवन? कोई क्वेश्चन नहीं? स्टूडेंट्स कम आते हैं जूम पे, तो ये मैसेज दे जो सीआर है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी अटेंडेंस जो है वो जूम पे बेहतर करें, तो जूम वाली जो अटेंडेंस है ये कंसीडर होगी आप लोगों की लेक्चर शॉर्टेज के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो अपनी अटेंडेंस जो है वो इंश्योर करें जूम पे, और एक्टिवली पार्टिसिपेट क्या करें क्लास में। थैंक यू वेरी मच। क्लास का ओके टाइम सर। एंड हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर उसको भी एड्रेस करना। थैंक यू।
मतलब गरम ही है, गरम ही आता है, फ्रीजर से रखा है।